जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के बारे में। नया सेशन स्टार्ट हुआ है 2024 से 2025 के बीच में। एक्चुअल में क्या बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे, कुछ बच्चों, बहुत सारे तो क्या है, कुछ ही बच्चों के मैसेज आए थे, करीब 20-25 लोगों के। वो चाह रहे थे कि 12th क्लास के लेक्चर वापस से रिकॉर्ड करे जाएँ। तो मैं वापस से आया हूँ। समय वैसे ज़्यादा हो गया है, सितंबर स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैंने सोचा कुछ लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए जाएँ। ठीक है, तो मैं इस समय करंट में मैं तो यहाँ नीटोलॉजी इंस्टीट्यूट में फिजिक्स की क्लास लेता हूँ, और ये हमारी क्लास कहाँ है, रतलाम में है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो हम लोग इस पूरे सेशन में इस अभी जैसे सितंबर में सिलेबस स्टार्ट करेंगे, और ये हमारा सिलेबस लगभग हो जाएगा दिसंबर के आसपास। उसमें सारे क्लास 12th के सारे क्वेश्चन बताए जाएंगे, थ्योरी के भी होंगे, कॉन्सेप्चुअल भी होंगे, न्यूमेरिकल भी होंगे, स्टेट बोर्ड भी कवर हो जाएगा, सीबीएसई। तो हम एक्चुअल में हमारा मेन फोकस सीबीएसई पे रहता है, लेकिन उसमें स्टेट बोर्ड के जो ज़्यादा कुछ चीज़ें खास रहती नहीं स्टेट बोर्ड, कुछ न्यूमेरिकल रहते हैं और कुछ डेरिवेशन रहते हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके डेरिवेशन देखेंगे। न्यूमेरिकल जो रहेंगे, कुछ न्यूमेरिकल की सीरीज में आगे जरूर लाऊंगा। अभी यहाँ पे ये मान के चले 80% न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, कुछ रहेंगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं बताने के लिए सीबीएसई में, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन या कॉन्सेप्चुअल थोड़ा डीप क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, उनकी सीरीज में आगे लाऊंगा। तो अभी हमारे डेरिवेशन, कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल मतलब 80% मैं अभी इन वीडियो लेक्चर में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। सबसे पहले हम पहला चैप्टर लेंगे, इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन या चार्ज रेस्ट में रहे। हम अगर इसको डिफाइन करें तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द चार्ज इज एट रेस्ट। और जब हम उसका एनालिसिस करते हैं, मतलब चार्ज जब रेस्ट में हो और फिर हम एनालिसिस करें, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस चैप्टर में जो पहला टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, इलेक्ट्रिक चार्ज। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाए। मतलब मैं अगर इसको लिखूं तो मैं इसको ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, इट इज द प्रॉपर्टी। वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन से रिलेटेड। ठीक है, बट ये सिलेबस में स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए बताएंगे। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस which can exert इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लिख लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करे, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बेसिकली चार्ज कितने टाइप का होता है? ठीक है, तो यहां पे हम स्टार्ट करते हैं चार्ज। कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो बेसिकली है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। जो पहला होता है इसे हम पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, यानी कि प्रोटॉन बोलेंगे। इसको मैं लिख देता हूं प्रोटॉन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। और जो सेकंड रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉन, या इसे हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज। दोनों की क्वालिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों के चार्ज एक जैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो, दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। और कितनी रहेगी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? तो कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो है हमारा चार्ज है, तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम। अच्छा, यहां पर जैसे प्रोटॉन है तो चार्ज प्लस में रहेगा और इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज माइनस में रहेगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हम ये प्लस माइनस यूज नहीं करते हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखेंगे, हम उसकी वैल्यू रखेंगे। प्लस और माइनस सिर्फ ये बताने के लिए है कि इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
हम इसको ना फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। क्यों? क्योंकि इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है फ्रीली, तो इसको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज, ये फंडामेंटल चार्ज होता है, इससे छोटा चार्ज होता नहीं है जो एग्जिस्ट करे। ठीक है, तो एक प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों का चार्ज सेम है। मतलब एक तरह से बोल सकते हो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग जेंडर बोल सकते हैं अगर समझे तो। प्रोटॉन को मैं पॉजिटिव को गर्ल्स मान सकता हूँ और इलेक्ट्रॉन को बॉयज मान सकता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नॉर्मली रोटेट करता रहता है, घूमता रहता है इधर से उधर, इसलिए मैं इसको इलेक्ट्रॉन को बॉयज की कैटेगरी में लेके आ रहा हूँ, और ये गर्ल्स की कैटेगरी में जो घर पे रहते हैं, ज़्यादा मतलब नहीं रखते इधर उधर घूमने से, ऐसा नॉर्मली मेरा मानना है। बाकी आजकल का समय थोड़ा सा अलग चल रहा है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मास के बारे में बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन जो रहता है ये रहेगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, यानी कि प्रोटॉन का मास है 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो थोड़ा कम रहता है, वो रहता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये आपको याद कर लेना है, इसमें ज़्यादा कोई खास नहीं है। मेन चीज़ ये है कि मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मास ऑफ प्रोटॉन कितना ज़्यादा होता है, अगर इसे जानना है तो दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे और आंसर आएगा। जैसे कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी mp इक्वल टू आएगा हमारा 1837 टाइम्स me, मतलब प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि चार्ज के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूले क्या क्या होते हैं? तो चार्ज के दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं, बेसिक फॉर्मूले हैं। एक है Q इक्वल टू आई टी, आपने ये 10th क्लास में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, पढ़ा ये था कि करंट का जो फॉर्मूला होता था वो होता था चार्ज अपॉन टाइम। अगर मैं यहां से चाहूं तो चार्ज सॉल्व कर सकता हूं, तो चार्ज कितना आता? आई और टी का मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या आता? Q इक्वल टू आई टी, ये पहला फॉर्मूला। दूसरा एक फॉर्मूला बनेगा Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई। एन को क्या बोलते हैं यहाँ पर, ई को क्या बोलते हैं, इनके मीनिंग समझ लेते हैं। जैसे Q तो हमारा चार्ज है, एन जो है ना इसे बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में होंगे उसके बारे में बताएगा एन। ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टी है टाइम, टी क्या होता है? टाइम, और क्यू हमारा चार्ज होता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, इन दो फॉर्मूले से न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, चलिए अब यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? तो अगर यूनिट देखें तो एक डायरेक्ट यूनिट है जिसे हम बोलते हैं कूलम। क्या होते हैं? कूलम। ठीक है, या मैं इस फॉर्मूले से भी यूनिट निकाल सकता हूं, करंट की यूनिट इंटू टाइम की यूनिट। तो करंट की यूनिट है एम्पियर और टाइम की यूनिट है सेकेंड। ये दोनों यूनिट जो है ना ये MKS यूनिट है, यानी कि SI यूनिट है। दोनों कैसी यूनिट है? SI यूनिट है। अगर मैं CGS यूनिट की बात करूं तो मैं इस कूलम को लिख सकता हूं स्टैट कूलम। क्या लिख सकता हूं? स्टैट कूलम। तो ये CGS यूनिट हो गई इलेक्ट्रिक चार्ज की। अगर यहां से कैलकुलेट करूं तो एम्पियर को मैं स्टैट एम्पियर लिख सकता हूं। मतलब ये हो गया कि करंट की जो CGS यूनिट होती है वो स्टैट एम्पियर होती है। सेकेंड हमेशा सेकेंड में ही रहता है। तो ये दोनों यूनिट कौन सी हुई? CGS यूनिट ऑफ चार्ज। तो ये हो गई हमारी कूलम इंटू कूलम हो गई, या एम्पियर सेकेंड बोल सकते हैं। तो ये हो गई हमारी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली हमें ये दो फॉर्मूले याद रखने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। अब यूनिट के बाद हम लोग चार्ज की यूनिट कूलम होती है, इसकी कुछ स्मॉलर यूनिट भी होती है। स्मॉलर यूनिट देख लेते हैं। स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज मैं आपको बार बार बीच बीच में बताता रहूंगा, जिस जिस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो मैं आपको टिक करता रहूंगा कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस टाइप से। ठीक है, तो स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज जैसे कि एक मिली कूलम। मिली का मतलब कहीं पर भी हो 10⁻³ ही होता है। मिलीमीटर है
तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ आएगा। जहां कहीं मिली आए, मिली एम्पियर आए 10⁻³ एम्पियर, वैसे मिली कूलम है तो 10⁻³ कूलम। ऐसे ही आता है माइक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रो, म्यू का सिंबल है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ कूलम। ऐसे ही आता है हमारे पास नैनो, नैनो कूलम का मतलब 10⁻⁹ कूलम। तो ये हमारे पास बेसिक हो गया कि इनको कभी कन्वर्ट करना हो, न्यूमेरिकल में नॉर्मली आता है। मान लो कोई न्यूमेरिकल आया और उसमें आपको डेटा दिया था 2 मिली कूलम चार्ज दिया है, मतलब आप उसे 2 × 10⁻³ लिखोगे, इतना चार्ज होगा। ठीक, अच्छा इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, चार्ज एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी? स्केलर। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसके पास डायरेक्शन ना हो। और सिंपल सी बात है, स्केलर का मतलब ये होता है जो सिंपल एल्जेब्रा से, नॉर्मल एल्जेब्रा से ऐड हो जाए। जैसे 2 एम्पियर 4 एम्पियर कितना हो गया? 6, तो करंट स्केलर होता है। वैसे ही चार्ज है, अगर मैं 2 चार्ज दूं और 10 चार्ज दूं तो टोटल मिलके कितने हो गए? 2 और 10 12। मतलब हम सिंपली अगर उसे ऐड करें, एक 4 कूलम चार्ज है, एक 10 कूलम चार्ज है, ऐड करा 14 कूलम हो गया। तो जब सिंपल अलजेब्रा से हम कैलकुलेट कर लेते हैं उसे हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी है। मेन हमारे ये 2 फॉर्मूले हैं अभी तक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले और चार्ज की वैल्यूज, और ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूरी फिजिक्स में आता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। चार्ज की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? चार्ज की बेसिकली 3 प्रॉपर्टी होती है। कितनी प्रॉपर्टी? 3। एक बार मैं कैमरा चेक कर लेता हूं, एक्चुअल में कभी कभी दिक्कत आ जाती है। हाँ, सारी चीजें सही चल रही हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चार्ज की 3 प्रॉपर्टी होती है ना। पहली प्रॉपर्टी जो है इसको हम बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या होता है? देखो, क्वांटम एक नंबर होता है। क्वांटम का मतलब ये होता है कि स्टेप वाइज अगर कोई चीज चले उसे हम क्वांटम बोलते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं मिनिमम अमाउंट बाय विच वन क्वांटिटी कैन चेंज। जब कोई क्वांटिटी मिनिमम अमाउंट से अपने आप को चेंज करे। जैसे अगर मैं बात करूं, काउंटिंग की बात कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इनके बीच में एक एक का गैप है, तो एक क्या हुआ? इसका क्वांटम नंबर हुआ। ऐसे ही अगर मैं टेबल की बात करूं, मान लो मैं 3 का टेबल ले लेता हूं, तो 3 6 9 12 इस टाइप से चलेगा। इनके बीच में सब में 3 3 का गैप है, तो 3 क्या हुआ? क्वांटम। ठीक है, तो वैसे ही हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। ये बताएगा कि किसी भी बॉडी को अगर मुझे चार्ज देना है या चार्ज लेना है, किसी बॉडी को चार्ज देना है या चार्ज लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे? ई का इंटीग्रल मल्टीपल ही दे सकते हैं और ई का इंटीग्रल मल्टीपल ही ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ई जो है सबसे छोटा चार्ज है। फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज होता है ई, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है? ई। तो ई चार्ज हम किसी को देंगे, ई चार्ज किसी से ले सकते हैं। या मैं इसको 2e भी दे सकता हूं। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू रखूं तो मैं लिख सकता हूं 1 2 3 4 5 6। तो e क्या है? n क्या है? n इंटीजर है, मतलब किसी बॉडी का जो चार्ज है वो इतना हो सकता है, प्लस माइनस e हो सकता है, प्लस माइनस 2e हो सकता है, प्लस माइनस 3e हो सकता है। इस टाइप से होगा। कभी भी चार्ज ऐसा नहीं होगा कि वो फ्रैक्शन में हो। फ्रैक्शन में हो मतलब कभी ऐसा नहीं हो सकता किसी बॉडी का चार्ज आपको ऐसा मिले कि आपको दे दे यहाँ पर प्लस माइनस 1/2e, ये पॉसिबल नहीं है। या कभी ऐसा दे दे 3/2e, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? नंबर जो है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होगा, इंटीजर रहेगा। ठीक है, तो n हमारा इंटीजर है, e हमारा चार्ज है। तो ये ध्यान रखेंगे फॉर्मूला। डायरेक्ट इस फॉर्मूले से स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। इसका स्टेटमेंट अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखो, मैं हमको हमेशा ना फिजिक्स सिखाने पे विश्वास करूंगा। फिजिक्स सीखो, उसे समझो, याद करने की कोशिश कभी नहीं करना। क्या होता है ना, हम याद करेंगे कुछ समय में भूल जाएंगे। तो डेफिनेशन ना सभी बनाएंगे हम। मैं सारी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आप अपने मन से ही बनाओगे। जैसे अगर इसका स्टेटमेंट बनाना हो तो क्या लिखेंगे? द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी
इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। क्या लिखेंगे? टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, मल्टीपल ऑफ ई। मतलब ये है कि किसी भी बॉडी का चार्ज हो वो हमेशा ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। किसी भी बॉडी का चार्ज हो ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इसे हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मेन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये स्टेटमेंट अपने मन से बना लोगे, कोई टेंशन नहीं है। मतलब ये फॉर्मूला आता है तो आपको डायरेक्ट 1 मार्क्स मिलेंगे अगर आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है इसे मैं लिख देता हूं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, जैसा कि नाम से पता चलता है कि एडिटिविटी मतलब ऐड करना। क्या करना? ऐड करना। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं एक बॉडी। क्या ले लेता हूं? एक बॉडी। मेरे पास एक बॉडी है ऐसी। अब इस बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर ले लिया, मान लेता हूं जो प्लस चार्ज है वो क्या होगा? प्रोटॉन। तो ये प्लस चार्ज ले लिया मैंने, कुछ माइनस चार्ज ले लिए ऐसे, Q1 Q2 इस टाइप से मैंने चार्ज लिए। अब मैंने पूछा बताओ नेट चार्ज इसका कितना है। नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस इतना ही इसका मतलब होता है। नेट चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा या तो जीरो होगा। तो हमें एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है कि जब नेट चार्ज फाइंड करें किसी बॉडी का तो नेट चार्ज क्या होगा? एल्जेब्रिक सम होगा। नेट चार्ज अगर निकालोगे तो इन सबको क्या करोगे? ऐड करोगे, तो उससे हम बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। कैसा बोलते हैं? एल्जेब्रिक। तो नेट चार्ज ऑफ द बॉडी या सिस्टम यानी कि कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू को नॉर्मली हम नेट चार्ज बोलते हैं, पूरी बॉडी का चार्ज। तो क्या होगा? सबको ऐड कर दो, प्लस Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 और प्लस का Q5। तो ये हो गया हमारा नेट चार्ज ऑफ द बॉडी। अब स्टेटमेंट अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सा है, द नेट चार्ज ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ द चार्ज प्रेजेंट इन द बॉडी। इस बॉडी में जितने चार्ज प्रेजेंट है उनका एल्जेब्रिक सम जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? नेट चार्ज ऑफ द बॉडी। तो ये हो गया हमारा उसी एडिटिविटी ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी। ठीक है, सिंपल सा ऐड करना। अच्छा, मान लो किसी बॉडी का नेट चार्ज नेगेटिव आ रहा है, मतलब क्या हुआ? वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव आ रहा तो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये होता है अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये एडिटिविटी ऑफ चार्ज हो गया। इसका ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट पूछेगा आपसे और ये डायरेक्ट आप इसको ऐसा लिख सकते हो। अगला है हमारा तीसरा, थर्ड जो प्रॉपर्टी है उसे बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होगा? तो हमें एक चीज पता है कि किसी बॉडी का चार्ज जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है, मींस कांस्टेंट रहता है। देयर इज नो चेंज इन द चार्ज ऑफ द बॉडी। ठीक, उसे बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सपोज दैट वी हैव अ बॉडी। यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, दिस वन। यहां एक बॉडी ले ली, तो इसमें दो स्टेटमेंट हम देंगे। कितने स्टेटमेंट देंगे? दो। पहला स्टेटमेंट मैं यहां पे दे देता हूं, हमारे पास एक बॉडी है मान लें, तो इसका जो चार्ज है ना वो हमेशा एक जैसा रहेगा। देयर इज नो चेंज इन द चार्ज ऑफ द बॉडी। ठीक है, जितना चार्ज अभी है, जितना अभी है, अगर इससे हम चार्ज निकाल लेंगे तो दूसरी बॉडी में जो चार्ज ट्रांसफर हुआ दोनों का सम जो होगा वो बराबर होगा। मतलब हम बोल सकते हैं किसी आइसोलेटेड बॉडी यानी कि चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम या बॉडी, कुछ भी लिख सकते हो। क्या लिखा? चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। एक तो ये हो गया स्टेटमेंट हमारा। मतलब ये है कि अगर कोई आइसोलेटेड बॉडी है, आइसोलेटेड बॉडी का मतलब होता है जिस बॉडी से हमारा कोई कांटेक्ट ना हो, दूर हो,
जिसको हम नाम चार्ज दे सकें और ना चार्ज उससे ले सकते हैं, तो उसका चार्ज क्या होगा, हमेशा एक जैसा रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। तो इसे लिख देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा रहेगा कांस्टेंट, यानी कि एक जैसा। दूसरा, सपोज दैट वी हैव दिस ऑब्जेक्ट, अब मैं चाहूं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता हूं, इसको इलेक्ट्रॉन दे भी सकता हूं। मींस यहां पर मेरे पास बॉडी है, तो अगर इसको रब करें, सपोज दैट वन बॉडी इज रब विद द अदर बॉडी, मैं इसको रब करता हूं, तो इसके पास या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे या तो इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि चार्ज ऑफ द बॉडी जो रहेगा वो रहेगा हमेशा बराबर ही। ठीक है, तो हम ये इसको ऐसा बोल सकते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। चार्ज हमारी एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर हो सकता है, क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे मान लो इसके चार्ज 10 थे, अब मैंने इसको रब करा, अचानक चार्ज इसमें 15 हो गए, तो 15 इसलिए हो गए इसने 5 चार्ज दूसरे से ले लिए। ठीक है, तो दूसरे से लिए तो उसका चार्ज भी कम होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं जो चार्ज है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed but it can transfer from one body to another body, one body to another body। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ चार्ज हमारा ट्रांसफर हो सकता है, चार्ज को हम क्रिएट नहीं करते ना डिस्ट्रॉय। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन होता है ना, वहां इसका बहुत बड़ा यूज है भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो होता है। चार्ज सिर्फ क्या होता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। जैसे कि इसको अगर मैं फ्रिक्शन वाली भाषा में बोलूँ, तो जैसे मेरे पास 2 बॉडी है, मैं रब करूंगा, मान लेता हूं ये पहली बॉडी है, दूसरी बॉडी है, ये दोनों का इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा मान लेता हूं। जब रब करूंगा तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरा नेगेटिव होगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन ध्यान रखना इंसुलेटर होने चाहिए, कंडक्टर रब करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो जब 2 बॉडी रब करेंगे, when 2 objects are rubbed to each other then one gets positively charged, other gets negatively charged। कैसे होता है वो समझे। इस पे कितने थे 10 इलेक्ट्रॉन, इस पे कितने 20 इलेक्ट्रॉन। अब जब न्यूट्रल बॉडी ले लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, 20 इलेक्ट्रॉन 20 प्रोटॉन, ये बॉडी क्या होगी, न्यूट्रल। अब इनको जब पास में लाएंगे तो प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, भाई पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या बनेंगे, बॉन्ड। और जब मैं इसको रब करूंगा यानी कि खींचूंगा, तो ये वाली बॉडी इसके मान लेता हूं 5 इलेक्ट्रॉन ले लेगी। इसने क्या 5 इसके इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गया, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिव बॉडी हो गई, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये हमारा रहता है जब हम लोग रब करते हैं। तो ध्यान रखना, रब करने का जो प्रोसेस है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट को अगर रब करेंगे तो एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा। जैसे कि मैं एक यहां पे एग्जांपल लिख लेता हूं, जैसे कि ग्लास रॉड को अगर रब करें, ग्लास रॉड, इफ ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, सिल्क, देन अब ये ग्लास रॉड जो है ये हमारी हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज, और जो सिल्क क्लॉथ है ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही कभी पूछा जा सकता है रैंडम, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब इतना ही है, चार्ज हमारा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, और किसी भी बॉडी का चार्ज जो है वो आइसोलेटेड बॉडी का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज से रिलेटेड टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। चार्ज के कुछ क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा आपको, है ना, चार्ज के जो क्वेश्चन है मैं आगे आपको कराऊंगा। अब हम बात करेंगे कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। कूलम ने क्या बताया था कि अगर 2 चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे हों तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स। नॉर्मली अगर हम यहां कंसीडर करें, मान लेता हूं मेरे पास 2 चार्ज है, ये एक चार्ज ले लिया मैंने, इसको दे दिया Q1, और यहां दूसरा चार्ज ले लिया, इसको ले लिया Q2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, R, S।
सभी ने पढ़ रखा होगा भाई। अगर मैं बात करूं दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं या दोनों नेगेटिव चार्ज है तो रिपल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब मान सकते हैं हम बात करें गर्ल्स की, नेगेटिव नेगेटिव बात करते हैं बॉयज की, तो ये आपस में रिपल करते हैं। रिपल इन सेंस मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता है। बाकी आजकल कुछ भी होने लग गया है, बाकी वैसे तो नेचर के अकॉर्डिंग तो नहीं है, नेचर के अपोजिट बात अलग है। अच्छा, प्लस और माइनस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, एक प्लस एक माइनस हमेशा अट्रैक्शन होगा ही होगा भाई, होता ही है, नॉर्मल है, नेचुरल है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर मैं दो चार्ज ले लेता हूँ Q1 और Q2, दोनों को r डिस्टेंस पे रख दिया। अब इनके बीच में फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? जो फोर्स लगेगा उसी को हम बोलते हैं कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो यहां लिख लेते हैं इफ, अब दो चार्ज हैं तो नाम लिख लेते हैं, इफ टू चार्ज Q1 and Q2 are placed at distance r from each other, एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे रखे हैं? r डिस्टेंस पे। अब इनके बीच में क्या लगेगा? फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2। अब इनके बीच में फोर्स लगेगा Q1 एंड Q2 इज डिपेंड्स ऑन, जो फोर्स लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा वो जानना है। देखो भाई, पहला ये है कि दो चार्ज रखें तो उनके बीच में फोर्स लगेगा भाई, लाइक चार्ज होंगे तो रिपल करेंगे, अनलाइक होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो कितना फोर्स लगता है, मैग्नीट्यूड उसका जाने, तो यहां लिख सकते हैं पहला, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। जो फोर्स रहेगा दोनों चार्ज का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब ये है अगर इसके चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स बढ़ेगा। इसका नीट में भी क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको उस पैटर्न के भी क्वेश्चन बताऊंगा। तो ये ध्यान रखना है, अगर चार्ज का मल्टीपल जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा। दूसरा, इसे बोलते हैं F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसी को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, r 1/r² का मतलब हुआ अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा। इफ द डिस्टेंस इंक्रीजेस देन फोर्स डिक्रीजेस, उल्टा होगा फाइनली। इफ द डिस्टेंस डिक्रीजेस देन फोर्स इंक्रीजेस, इंक्रीज होगा तो ये कम होगा, उल्टा होगा दोनों में। तो ये हो गया हमारा एक और, दोनों को कंबाइन कर दो तो ये हमारा बना फॉर्मूला, कंबाइन द अबव। जैसे ही कंबाइन करोगे फॉर्मूला बनेगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। देखो सीबीएसई में इसका न्यूमेरिकल मतलब इसका टॉपिक तो ऐसे थ्योरी में नहीं पूछता, बट इसका न्यूमेरिकल आता है ना, इसलिए हम इसको ध्यान से देखें। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा जिसकी वैल्यू होगी k, और इसे लिखेंगे Q1 Q2/r²। ये जो k है ना, इस k को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस k की वैल्यू चेंज होगी, कैसे चेंज होगी वो समझे। पहले तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, और ये सिमिलर है जैसा आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था। ग्रेविटेशन में जो फोर्स लगता था वो बॉडी के मासेस की वजह से लगता था। दो बॉडी में मास होते हैं तो दोनों मास एक दूसरे को क्या करते थे? अट्रैक्ट करते थे। तो वहां फॉर्मूला होता था F इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो था वो G था, और M1 M2/r²। वैसे यहाँ पर है, सिमिलर है ना, बस यहाँ चार्ज है, वहां पर मास होता है। एक्चुअल में दोनों जगह की क्वालिटी बता दो, फोर्स अप्लाई करने के लिए दो क्वांटिटी में से किसी एक का होना जरूरी है, या तो बॉडी में मास हो या तो बॉडी में चार्ज हो। दो क्वांटिटी में से कोई एक होगी तो ही फोर्स लगेगा, अदरवाइज फोर्स कभी नहीं लगेगा। जैसे कि अगर मैं मार्कर किसी के फेंक के मारूं तो उसके मार्कर के पास क्या है? मास है, तो मास है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, वो फोर्स अप्लाई करेगा। अब चार्ज वाली कहानी अगर देखें तो हमारे पास जो मोबाइल है, मोबाइल में देखा हमने नंबर डायल करा तो मोबाइल अपने आप वाइब्रेट करने लगता है, नॉन लिविंग थिंग अपने आप चिल्लाने लगती है, मतलब रिंगटोन स्टार्ट हो जाती है। तो एक्चुअल में ऐसा क्या आया जिसकी वजह से उसमें गाना शुरू हो गया या वाइब्रेशन स्टार्ट हो गए? तो ऐसा इसलिए हुआ, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही थी। अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने फोर्स अप्लाई करा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मतलब होता है जब हमारा चार्ज ऑसिलेट करता है, तो मतलब फाइनली चार्ज की वजह से फोर्स लगा। मोबाइल हमारा जो काम करता है वो चार्ज के ऑसिलेशन की वजह से, मतलब चार्ज कैन एक्सर्ट फोर्स। तो दो लोग फोर्स लगाएंगे, या तो चार्ज लगाएगा या तो मास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस कांस्टेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर दो चीजें हैं, पहला है फॉर एयर,
फॉर एयर का मतलब हुआ अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में एयर फिल हो, क्या फिल हो, सिर्फ एयर रखा हो, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये रहती है के की वैल्यू अगर इन दोनों चार्ज के बीच में एयर हो। तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, फोर्स इन एयर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 याद रखना है। और भाई साहब आप सही बताओ ना, सिर्फ इस फॉर्मूले का ही यूज है सीबीएसई में, स्टेट बोर्ड में होता है, कभी कभी इतना पूछ लेता है, बाकी नहीं आता। स्टेट बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट पूछेगा, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल सा है, इफ टू चार्ज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस r, देन फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज इज डिपेंड्स ऑन, पहला और दूसरा, ये नाम लिख देना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक। फिलहाल तो हमें ये फॉर्मूले से मतलब है। अच्छा, दूसरा ये है, अगर दोनों के बीच में मान लो कोई मीडियम होता तब क्या होता, तो उसके लिए भी देखते हैं। सेकंड कंडीशन है, इफ अ मीडियम इज प्लेस्ड, कोई मीडियम ले लेते हैं, एयर के अलावा कुछ भी, एयर भी है और मीडियम भी है। मान लो मैंने दोनों चार्ज के बीच में मैंने एक गिलास पानी रख दिया, तो वाटर अगर रख दिया तो वाटर का भी परमिटिविटी रहेगा, है ना। मैं बताऊंगा परमिटिविटी के बारे में, एप्सिलॉन वाला जो टर्म्स था, है ना। तो इफ अ मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन चार्जेस, तब यही जो कांस्टेंट था इसकी वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। नया सिर्फ इतना सा आया है, एप्सिलॉन आर नया आया है, ये मीडियम की वजह से रहता है। तो मीडियम की जो परमिटिविटी है इसे एप्सिलॉन आर बोलते हैं। मीडियम की परमिटिविटी को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन आर। एयर के लिए ये 1 होता है, अगर एयर है तो ये 1 रहेगा, तो सीधा सा एयर के लिए बचेगा ये 1/4 पे एप्सिलॉन 0। लेकिन अगर मीडियम आएगा तो एप्सिलॉन आर आएगा। ये क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में, अभी आपको सिर्फ ध्यान से इसको देखना है। तो फिलहाल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, तो फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर और Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यही था फॉर्मूला। भाई मैंने सिर्फ कांस्टेंट की जगह वैल्यू रखी है, बाकी तो वही है। एक चीज ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं, जब कभी फोर्स मीडियम पे होगा तो ये हमेशा, इसको एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं, मैं एप्सिलॉन आर लिख देता हूं, अभी आगे और बात करेंगे। तो जब कभी भी मीडियम की परमिटिविटी बढ़ेगी, मीडियम की वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स हमेशा कम होगा, हमेशा। यहां ध्यान से देखो, अगर एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ी मतलब ज्यादा कर दिया, तो अगर ये ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होगा, कम। इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बाकी ध्यान रखें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन नीट में भी आया है, जेडबलई में भी आया हुआ है। तो फिलहाल ये तो हमारा हो गया फोर्स के बारे में, ठीक है। तो हमारे फोर्स में कूलम्स लॉ में सिर्फ इतना ध्यान रखना है, दो चार्ज अगर आर डिस्टेंस पे हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर मीडियम आ गया है तो फोर्स का फॉर्मूले में सिर्फ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, बस बाकी वही है। तो ये दो फॉर्मूले अगर आप याद रखते हो तो ये मान के चलो कि आपका कूलम्स लॉ का काम हो गया। फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें है नहीं। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट में, बात करेंगे वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर फॉर्म क्यों, क्योंकि हमारा जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करते हैं। यहां देखें, यहां पर दो चार्ज लिए हमने, देखो ज्यादा कुछ है नहीं वेक्टर फॉर्म में, डायरेक्ट भी बताया जा सकता है, बट यहां पे दो कंक्लूजन निकलेंगे, उन कंक्लूजन के बारे में हम बात करेंगे, इस वजह से मैं लिख रहा हूं कंक्लूजन के बारे में, ठीक है। बाकी कोई नहीं, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट मैं चाहूं तो लिख दूं, अभी डायरेक्ट याद भी करा दूंगा कैसे, है ना। तो देखो पहला ये क्लियर, अगर सपोज करें दोनों लाइक चार्ज है तो पहला वाला इसे फोर्स उधर लगाएगा, किधर लगाएगा, राइट साइड। तो मैं यहां पर एक काम करता हूं, येलो कलर से लिख देता हूं।
तो पहले वाले यानी Q1 ने फोर्स किधर लगाया, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑन चार्ज 2 बाय चार्ज 1। इसको हम कैसे पढ़ते हैं वो अलग अलग तरीके होते हैं, सभी टीचर अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे सारे टीचर, लेकिन तरीका अलग होगा। तो जैसे फोर्स किस में लगा, सेकंड वाले में, तो फोर्स ऑन 2 बाय चार्ज 1। अच्छा तो ये हो गया इधर। अच्छा 2 वाला भी इसमें फोर्स लगाएगा, तो फोर्स ऑन चार्ज 1 बाय 2। तो ये F12 F21 का मतलब क्लियर होगा। अब मुझे क्या करना है, इसका वेक्टर फॉर्म देखना है। तो भाई वेक्टर फॉर्म देखने के लिए पहले मैं यहां पर फोर्स का फॉर्मूला मैं एयर के लिए लूंगा, दोनों के बीच में एयर है ना। मीडियम के लिए हम बात ही नहीं करते हैं जब तक सामने से क्वेश्चन ऐसा ना पूछा जाए। आपसे डायरेक्ट किसी ने पूछा व्हाट इज कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट अगर आप बताओगे तो ठीक है, फॉर्मूला अगर बताओगे तो वही बताओगे एयर वाला, F इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन R वाला लेना ही नहीं, मीडियम की बात ही नहीं करते। फिलहाल यहां पर अगर वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया F21, इसका मतलब मैंने क्या लिखा, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1, ये मतलब हुआ F21 का। 2 पे फोर्स लगा 1 की वजह से, फॉर्मूला क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये जो होता है ना इसे हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसमें हम चेंजेस कर ही नहीं सकते। अब ये तो फिलहाल वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा, वेक्टर मतलब डायरेक्शन की बात कर रहा। जब कभी डायरेक्शन की बात हो यूनिट वेक्टर उठा के लगा देना। क्या लगा देना, यूनिट वेक्टर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे। यूनिट वेक्टर को ऐसे कैप से डिनोट करते हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में, 1 से 2, किस डायरेक्शन में भाई, फोर्स किधर लगाया, 2 उधर लगा ना F21, तो फोर्स लगा 1 से 2 की तरफ, तो यहां पे लिखेंगे 1 से 2, बस इतना सा। अब कुछ नहीं है, यही वेक्टर फॉर्म है, इसी को थोड़ा एक्सपेंड करके हम इसका फाइनल फॉर्म ले आएंगे। कैसे, इसको लिख दिया F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको हम के भी लिख सकते हैं ना, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप चाहो तो कुछ भी लिखो R स्क्वायर। अच्छा यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। क्या होता है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अच्छा मैग्नीट्यूड से याद आया, इसको ऐसे लिख देते हैं पहले, फिर बताते हैं Q1 Q2 बाय। एक चीज बताओ, मैग्नीट्यूड से क्या याद आया कि भाई R मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, तो R12 क्या है, ये भी 1 से 2 की डिस्टेंस है। भाई 1 से जब 2 की तरफ जाएंगे तो R12 बोलेंगे, भाई रहेगा तो उतना ही ना। भाई यहाँ 1 से 2 जाओ या 2 से 1 आओ, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं R12 हो, R21 हो या R हो, इन सबके मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब इनकी वैल्यू बराबर है, डायरेक्शन अलग अलग है बस। तो मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब ये 1 और ये 2 कितना हो गया 3, तो R की पावर में 3 लिख लूं ऐसे, R3 ये लगा लिया। चाहो तो R लिखो चाहे R12 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया हमारा, और ये रह गया भाई साहब R12 की पावर, R12 का वेक्टर। ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म। क्या हुआ वेक्टर फॉर्म, देखो याद कैसे करेंगे वो ध्यान से देखें। तो 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 तो रहेगा, नीचे R³ हो जाएगा, यहाँ R का मल्टीप्लाई, ये वेक्टर रहेगा, बस ध्यान रखना ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है ना, वेक्टर होते हैं पोजीशन वेक्टर जैसा मान सकते हैं। ये हम डायरेक्शन ले रहे थे ना, तो ये भी वेक्टर हो गया और ये भी वेक्टर हो गया। इसमें वेक्टर नहीं लगाओगे चलेगा, है ना, वेक्टर नहीं लगाओगे चलेगा क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा F21। सेम एज अगर F12 निकालता तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसे ना, क्योंकि डायरेक्ट ही लिखना है। सेम एज अगर F12 की बात करता मैं तो यही आता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R³ लिख लो, और यहां पे R21, बस इतना सा। अब इसको याद करने का सिंपल सा तरीका क्या है, अगर यहाँ 2 1 है तो भाई साहब यहाँ 1 2 रहेगा, बात खत्म। यहाँ नीचे 3 पावर रहेगी, ध्यान रखना है ना। यहाँ अगर 2 1 है तो यहाँ 1 2 होगा, यहाँ अगर 1 2 है तो यहाँ 2 1 होगा, बस इतना सा। कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन नंबर 1, F12 और F21 दोनों भाई साहब बराबर है, बट अपोजिट है। बराबर है लेकिन अपोजिट है। इसमें और इसमें सिर्फ एक ही अंतर है, वो है R12 का और R21 का, बाकी सेम है। ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन एक जैसा है,
अंतर क्या है? अंतर है यहाँ पे R12 है, यहाँ R21 है। इसका मतलब R12 का मतलब 1 से 2 की तरफ जाएंगे, R21 का मतलब 2 से 1 की तरफ जाएंगे, तो दोनों की डायरेक्शन ही तो अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन लगा दिया मैंने। और ये होता है एक्शन और ये होता है रिएक्शन, इसे बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इट ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब हमारा जो कूलम्स लॉ है न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मतलब ये है, अगर मेरे पास दो चार्ज हैं, एक की वैल्यू है 10 कूलम और दूसरे की वैल्यू 1,00,000 कूलम, अब दोनों से पूछा जाए कि ये वाला इस पे कितना फोर्स लगाएगा और ये वाला इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो दोनों जो फोर्स लगाएंगे बराबर लगाएंगे। फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस, ये जो फोर्स लगाएगा वही भाई साहब ये भी फोर्स लगाएगा, मतलब दोनों के फोर्स का रेशियो जो है 1:1 रहेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दो चार्ज हैं, अलग अलग हैं, तो दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे उसका जो रेशियो आएगा वो होता है 1:1। वाई? बिकॉज इट ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड, ये सेंट्रल फोर्स भी है भाई साहब। कैसा है? सेंट्रल फोर्स। मतलब कूलम्स लॉ क्या एक सेंट्रल फोर्स है, क्यों? क्योंकि एक दूसरे के सेंटर की तरफ लगते हैं, इसलिए सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये आपको सिर्फ एक इसका फॉर्म ध्यान रख लेना है, इतना एक्सपेंड करके नहीं बताना रहता है, बाकी डायरेक्ट आप ही लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखने के लिए कि आया कैसे, ठीक है। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का कंप्लीट हो गया। मैं एक बार वापस से स्क्रीन चेक कर लेता हूँ, सब सही दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला। अब इसके आगे आ जाते हैं, मैं इसकी जो इसके नोट्स है ना, जो यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, मैं उसको जरूर यूट्यूब में अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा इस टाइप से, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अगर नहीं लिखना हो तो। अच्छा, लिमिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, क्या क्या लिमिटेशन होती है कूलम्स लॉ की। तो लिमिटेशन यहाँ पर 3 लिमिटेशन है, ध्यान रखेंगे। पहला लिमिटेशन ये है कि हमारा कूलम्स लॉ तभी लगेगा जब चार्ज हमारा रेस्ट में हो। भाई हम पढ़ ही रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पूरा चार्ज हमारा रेस्ट में ही रहेगा, तो ये हमारा लगेगा कब? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, या लिख सकते हैं इट इज वैलिड फॉर स्टैटिक चार्ज ओनली, स्टैटिक चार्ज ओनली, स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड रहेगा। दूसरा, अगर चार्ज हमारा पॉइंट चार्ज है तब भी इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। अब ये पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट जैसा होता है ऐसा नहीं है। पॉइंट चार्ज का मतलब होता है जब दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस उनके साइज से बहुत ज्यादा हो जाए। भाई मान लो मैं अगर बात करूं तो मेरी जो बॉडी है पॉइंट जैसी नहीं है, हाइट है भाई 5-6 फीट, तो अगर यहाँ पास से देखेगा तो बोलेगा तो लेंथ वाइज देखेगा, लेकिन अगर यही बात कोई बोले कि 1 किलोमीटर दूर से दिख रहा है तो मैं एकदम पॉइंट जैसा दिखूंगा। क्यों? क्योंकि हमारी दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है हमारी बॉडी के साइज से बहुत ही ज्यादा है। अगर ऐसा होता है तो उसे पॉइंट बॉडी बोलते हैं, यानी कि उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज बोल देंगे, ठीक है। तीसरा क्या है? दो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियर डिस्टेंस यानी कि 1 फर्मी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है ना। वैसे तो स्टैटिक चार्ज भी इंपॉर्टेंट ही है, 1 नंबर के लिए है, ज्यादा कोई खास, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आगे कंपटीशन में पूछा जा सकता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज मस्ट बी ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर देन, न्यूक्लियर डिस्टेंस भी लिखते हैं या 1 फर्मी भी लिखते हैं। 1 फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर, मतलब दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस 1 फर्मी से ज्यादा होनी चाहिए। अगर 1 फर्मी से कम हो गई तो वहां न्यूक्लियर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम फोर्स नहीं लगेगा,
ठीक है, तो ये हमारी लिमिटेशन है कूलम्स लॉ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी वाला टॉपिक पे आते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था परमिटिविटी वाला टर्म, जो एप्सिलॉन वाला टर्म था वो क्या था। तो भाई एक्चुअल में परमिटिविटी जो रहती है ना किसी भी मीडियम की, वो एक्चुअल में उसका काम क्या होता है, वो फोर्स को कम से कम लगने देता है। जितनी ज्यादा परमिटिविटी बढ़ेगी मीडियम की, फोर्स उतना कम हो जाएगा। मतलब वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रोकता है। भाई एक्चुअल में एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा क्यों रहा है, तो पहला चार्ज दूसरे में जो फोर्स लगा रहा है, लगाने का रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पास होंगी, बीच में मीडियम है, तो मीडियम क्या करता है, उन फील्ड लाइंस को कम कर देता है। क्या कर देता है, कम कर देता है, पूरी लाइंस को जाने नहीं देगा। जब पूरी लाइंस को जाने नहीं देगा तो फोर्स कम लगेगा, अगर ज्यादा लाइंस जाएंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। सिंपल सा मतलब ये है। तो एक्चुअल में परमिटिविटी जो होता है दो टाइप की होती है, एक एयर की और एक मीडियम की। एयर की जो होती है उसे एप्सिलॉन 0 बोलते हैं, और जो मीडियम की होती है उसे एप्सिलॉन r बोलते हैं। इसके बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो एक पहला ये फॉर्मूला, यहां हमें एप्सिलॉन r चाहिए था, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, तो यह है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0। इसी एप्सिलॉन r को हम कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कप्पा। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल देते हैं, दोनों नाम है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी इसे बोलते हैं, और इसी को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कप्पा से डिनोट करते हैं, स्मॉल के जैसा बना लेते हैं, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ किसका क्या मीनिंग था, तो एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ एयर, परमिटिविटी ऑफ एयर या स्पेस बोल सकते हैं। कितनी वैल्यू होती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन 0 की। यूनिट अगर निकालना चाहें तो यूनिट हम स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था, बता देता हूं यूनिट कैसे आई, अदरवाइज डायरेक्ट भी बताया जा सकता था। भाई ये फॉर्मूला है हमारा, एप्सिलॉन 0 की अगर यूनिट निकालेंगे तो एप्सिलॉन 0 इधर जाएगा, फोर्स नीचे आ जाएगा। तो पहले न्यूमरेटर की यूनिट लिखे तो क्या आया, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। डिनोमिनेटर में फोर्स आ गया है, तो फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, और डिस्टेंस का स्क्वायर है, मतलब हमारे पास आएगा कूलम स्क्वायर अपॉन फोर्स नीचे न्यूटन और डिस्टेंस है मीटर स्क्वायर, ये यूनिट बनेगी। तो इसी यूनिट को उठा के वहां रख देते हैं। क्या आया यहाँ पे यूनिट, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, सभी लोग ध्यान रखेंगे, सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, ये डायरेक्ट यूनिट पूछी जा सकती है या इसका डायमेंशन पूछा जा सकता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा इसका यूज एक जगह और आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो भाई अगर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू हमें पता है, मैं वैल्यू रखूं, और 4 पाई तो पता ही, 4 नंबर है, पाई की वैल्यू सॉल्व करूंगा तो वैल्यू आती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अब एप्सिलॉन 0 नीचे है, 1 अपॉन हो गया, मतलब जो यूनिट आ रही थी इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 4 पे, ये वैल्यूज कुछ याद रख लेंगे हम। अच्छा ये के की वैल्यू आ गई थी, एप्सिलॉन आर को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। इसका एक और फॉर्मूला बन सकता था, जैसे एक डेफिनेशन और बनती है इसकी, जैसे हमें फोर्स इन मीडियम पता है भाई साहब, क्या पता है, तो फोर्स इन मीडियम जो पता है उसको लिख रहे थे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। या एप्सिलॉन आर को छोड़ दो, बाकी जो लिखा है वो लिखा है फोर्स इन एयर, बोलो लिखा है कि नहीं, एप्सिलॉन आर मैंने छोड़ दिया, बाकी जो बच्चा 1/4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, उसे फोर्स इन एयर बोल सकते हैं। मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू ले आए, कप्पा बोलते हैं जिसे, नॉर्मली हम यही वर्ड यूज करते हैं कप्पा बोल के, तो फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। स्टेटमेंट यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है। यूनिट देखें तो यूनिट तो आ नहीं रही भाई, यूनिट क्या है, यूनिटलेस है, तो यहां लिख सकते हैं इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, किसकी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी हमारा
यूनिट लेस होता है। ठीक है, वैल्यूज के बाद इसके वैल्यूज देखेंगे अभी। डेफिनेशन अगर देखना चाहे तो अब देखो डेफिनेशन थोड़ी लेंदी है, यहाँ देखता हूँ स्पेस है क्या, हाँ स्पेस दिया है, मैं डेफिनेशन लिख सकता हूँ, है ना, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो ये दो हैं, रेशियो है, तो कैसे डिफाइन करते हैं पहले वो समझे। बोलेंगे इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन मीडियम बिटवीन टू चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड एट फिक्स डिस्टेंस। मैं यहां डेफिनेशन लिखता हूं, समझे। पहला क्या है, रेशियो है, तो लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम। देखो डेफिनेशन ना बनाना सीखना, याद करोगे बहुत सारी डेफिनेशन है भाई साहब, 500-600 हजार मिल जाएंगे। तो इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर टू द फोर्स इन मीडियम बिटवीन टू चार्ज, बिटवीन टू चार्ज when they are placed at distance r, at distance r। जब एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हो तो उस समय जो फोर्स एयर पे और फोर्स मीडियम पे रेशियो आता है उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। यहां से भी डिफाइन कर सकते थे, बाकी ये बेटर डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसमें से आने जैसा आपको ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। यहां देखो K और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैंने लिखा था, फोर्स और डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमेशा इनवर्सली रहेंगे, मतलब व्हेन एवर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस फोर्स ऑलवेज डिक्रीजेस, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और भी कुछ चीजें बताऊंगा इसके बारे में। अब इसकी कुछ वैल्यूज होती है, जैसे कि एयर की अगर बात करें, फॉर एयर, अगर एयर है तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो 1 होता है एयर के लिए। ऐसे ही अगर बात करें फॉर वाटर, कुछ चीजें जो ध्यान रखने जैसी हैं, वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80। फिर बात करेंगे फॉर मेटल, मेटल जो होते हैं जैसे कंडक्टर ले लें तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है इन्फिनिटी। ये 3 वैल्यू ध्यान रखना, ये वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। ये जब हम कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे तो वहां कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे, तब इसका यूज आएगा। और ये वाटर वाला तो पूछा गया है 1-2 बार क्वेश्चन, और एयर के लिए 1 होता है, ध्यान रखना। अच्छा एक चीज, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है, लेकिन एयर की परमिटिविटी जो रहती है, परमिटिविटी ऑफ एयर, वो ये रहता है, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इसमें। देखो एयर की जो परमिटिविटी है वो ये रहेगी, रिलेटिव परमिटिविटी है 1 रहेगी, ये रिलेटिव परमिटिविटी हम पढ़ रहे थे। एप्सिलॉन आर जो है वो एयर का 1 रहेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है ना, इसको भी आप लोग आराम से नोट कर ले। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यहां थोड़ा बारिश स्टार्ट हो गई आई थिंक। चलिए अब कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहां एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q आर केप्ट एट डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर। 2 चार्ज है, आइडेंटिकल है, दोनों एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखे हैं, डायग्राम बनाते हैं। ऐसे रख दिया, मैंने एक रखा ये Q और दूसरा रखा ये Q। देखो क्वेश्चन है जो भी होंगे ना हम समझ के करेंगे, पैटर्न समझेंगे ऐसा क्यों हो रहा, फिर बहुत आराम से बनेगा। इसके बाद अ थर्ड पॉइंट चार्ज Q is placed on the line joining the above 2 charges such that all the 3 charges are in equilibrium। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस में होना, मतलब ये है कि अगर तीसरे चार्ज को बीच में कहां रखना है नहीं पता, पूछा है a third charge Q is placed on the line joining the above 2 charges, ऐसे रखना है तीसरे चार्ज को कि पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पर रहे। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस रहे। मैंने यहाँ पे तीसरे चार्ज को रख दिया, कहीं भी रख दो, बीच में यहाँ यहाँ यहाँ, अब ये बैलेंस हो गया पूरा। ठीक है, इसके बाद क्या है, व्हाट इज द साइन, मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। अब इसका पोजीशन पूछा है और इसका साइन पूछा है। पहला देखो ये चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे, रिपल करेंगे मतलब दूर जा रहे होंगे, धक्का दे रहे होंगे, लेकिन बीच में हमें ऐसा चार्ज रखना है जिससे वो दोनों कहीं ना जाए।
तो कॉमन सी बात, अगर ये दोनों बॉयज मान लें, पॉजिटिव पॉजिटिव ले लें या नेगेटिव नेगेटिव ले लें, अब बीच में कॉमन सी बात अपोजिट को बिठाना पड़ेगा। अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो साइन तो क्लियर हो गया, देखो पहला यही कर लो, साइन क्या होगा तो लिख लो अपोजिट टू क्यू। क्यू हमारा पॉजिटिव ले रहे थे तो ये वाला क्यू हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। भाई क्यू सिमिलर चार्ज बोला था, आइडेंटिकल, और क्यू दिया है तो मतलब प्लस ही होगा, है ना। तो हमने ये ले लिया, ये आ गया। अब पूछा गया है मैग्नीट्यूड बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी जिससे ये रोके। भाई रोकना पड़ेगा, वैल्यू भी तो होनी चाहिए उसकी। किसी को भी बीच में बिठा दो, दो लड़कों के बीच में कि बोलो बैलेंस करो, पॉसिबल नहीं है। या दो बॉयज के बीच में, दो गर्ल्स के बीच में किसी बॉयज को बिठा दो, बोलो बैलेंस रखो, इनको लड़ना नहीं है, तुम्हें लड़ाई रोकनी है। तो भाई लड़ाई रोकनी है वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी इंपॉर्टेंस भी तो पता लगे। किसी को भी अरे घरे बिठा दो तो दोनों वैसे ही उसको मार कूट के चली जाए। तो हमें यहाँ पे क्यू की वैल्यू बतानी है, छोटा क्यू की, स्मॉल क्यू की, ताकि इसको रोके। तो रोकेगा कैसे वो सोचो पहले। तो सोचने वाली बात ये है, ये इसको धक्का दे रहा होगा, भाई साहब क्या कर रहा होगा, ये इसको धक्का दे, ये इसको धक्का दे रहा उधर साइड, यानी कि फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू, फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू। और कौन सा, रिपल्सिव फोर्स। लिखना हो तो लिख सकते हो, बाकी जरूरत नहीं है आपको। ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो ये इसको धक्का दे रहा, तो रिपल्सिव फोर्स बिटवीन की, जितना इसने इसको धक्का दिया ये उधर गया, उतने से अगर ये इसको खींच ले, ये स्मॉल क्यू उतने से खींच ले, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स। बस ये लाइन समझ गए ना भाई, समझ लेना, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। तो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू। बस अब इसको सॉल्व कर लो। तो इन दोनों के बीच फोर्स क्या लगता, के कांस्टेंट वाला है ना, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। बोलो क्लियर है, इन दोनों के बीच का फोर्स यही आएगा। अब इन दोनों के बीच का फोर्स कितना, तो मैं मान लेता हूं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या थी, x। कितनी थी, x। तो x की वैल्यू रखे के Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, इतना बस। हमें ये लाइन, ऊपर वाली लाइन आ गई ना, फिजिक्स भाई इस लाइन में है, यहां तो हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो यहां से k से k कट जाएगा, एक q से एक q कट जाएगा, और कुछ बच रहा नहीं बच रहा। तो यहां से स्मॉल q की वैल्यू ले आओ, तो स्मॉल q को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल q के x को उधर ले जाओ, तो ये हो गया हमारा कैपिटल Q बाय R स्क्वायर और इंटू में x स्क्वायर। ये स्मॉल q की वैल्यू आई। लेकिन हमें ये नहीं पता r और x में क्या रिलेशन है, वो भी एक चीज है। r और x में रिलेशन भी जानना है कि r और x में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तभी आएगा q के टर्म्स में। तो r और x में रिलेशन कैसे लाएं, उसके लिए भी देखते हैं। एक मिनट में स्क्रीन चेक कर लो, में क्या है ना, थोड़ा सही है, चलिए एकदम सही चल रहा है। तो यहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू r और x में रिलेशन ले आते हैं। तो इसको यहीं होल्ड कर लो, एक इक्वेशन दे दो, अगले में आ जाते हैं। तो एक चीज देखो, फिर से देखो, यहां तक तो आ गया। अब ये वाला जितना फोर्स इसमें लगाएगा, ये वाला भी इतना फोर्स इसमें लगाएगा, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा। तो इसके बीच का फोर्स और इनके बीच का फोर्स बराबर होगा। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं, फोर्स बिटवीन कैपिटल Q एंड स्मॉल q इक्वल टू फोर्स बिटवीन स्मॉल q एंड कैपिटल Q। देखो मतलब दोनों का एक जैसे ही आ रहा है ना। तो यहां पर पहले वाला जो फोर्स है कितना है, K Q1 Q2, और यहां इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी होगी, r में से x कम कर दो तो ये r माइनस एक्स हो गया। तो ये लिख दिया मैंने r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां लिखा K Q कैपिटल Q और ये डिस्टेंस x थी। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो फोर्स है, यहां देखो, यहां पर इन दोनों के बीच फोर्स और इन दोनों के बीच फोर्स क्या होगा, बराबर। इक्विलिब्रियम पर है, मतलब बैलेंस है। भाई बैलेंस का मतलब इसी ने बैलेंस कर रखा ना, इसको भी और इसको भी। मतलब ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है, ये उस पे भी उतना फोर्स लगा रहा। बैलेंस तो तभी होगा ना, नाराजगी हो जाएगी अगर किसी को ज्यादा किसी को कम फोर्स लगा दिया। ठीक है, फिलहाल हम सॉल्व करते हैं। तो ये भैया न्यूमरेटर वाला पार्ट तो कैंसिल, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर हटा देते हैं तो इसको r माइनस एक्स लिख लेते हैं। x को इधर भेजो तो ये 2x हो गया, r आ गया, x की वैल्यू आ गई भाई साहब r/2। मतलब ये क्लियर हो गया कि स्मॉल q को
बीच में रखना पड़ेगा, दोनों चार्ज के बीच में, दोनों चार्ज के बीच में रखना पड़ेगा। तो x की वैल्यू r/2 है, ये हमारे पास वैल्यू थी, x की वैल्यू r/2 रख दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे स्मॉल q की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल Q बाय, नीचे क्या था r² था, तो r को लिख देते हैं, r को r लिखो, x की जगह लिख दो r/2, तो r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r²/4 हो जाएगा, ठीक है। तो r² से r² कट हो गया, कैपिटल Q/4। साइन ध्यान रखना, Q का साइन नेगेटिव था, तो ये अगर चाहो तो यहीं पर माइनस लगा सकते हो, साइन का ध्यान रखें तो। साइन के ऊपर पूछा था ना, साइन हमने उधर लिखा था। मतलब ये है कि हमारे पास अगर दो सिमिलर चार्ज हैं Q और Q, बीच में हमें रखना है, बीच में -Q/4 को रख दो, कैपिटल Q/4। भाई साहब पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब आराम से रहेंगे, तुम भी आराम से रहो, तुम भी आराम से, वो भी आराम से, बीच वाला ही मैनेज कर रहा दोनों को। दो दोस्तों में लड़ाई होती है, तीसरा बैठता ना, बोलता है मैं बैठा हूँ, और वो बात करता है दोनों से, ठीक है। तो अब जो भी तुमको खिलाने पिलाने का बीच में लेके बैठे, लेकिन इसके पास जो वैल्यू फिलहाल तो -Q/4 है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इस पैटर्न को ध्यान रखेंगे। इस पैटर्न के और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, बाकी मैं कराऊंगा और भी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला क्वेश्चन। 3 point charges plus Q each are kept at vertices of an equilateral triangle of side L। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इक्विलेटरल है, वहां पे 3 चार्ज रखे हैं Q Q Q। चलो समझते हैं, पहले मैं डायग्राम बना देता हूं छोटा सा, ऐसे। यहां पर हमने रख दिया, ये A मान लेता हूं, ये B ले लेता हूं, ये C ले लेता हूं, यहाँ पे चार्ज है +Q और +Q। साइड कितना बताया इन्होंने, L साइड बताया। देखो ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगेंगे, बाकी है नहीं, चाहो तो शॉर्ट में कर सकते हो अगर आप कैलकुलेशन थोड़ी सी भी अच्छी है। बोला डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज टू बी केप्ट एट द सेंट्रॉइड सो दैट द चार्जेस एट द वर्टाइसेस रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। भाई साहब सेंट्रॉइड में चार्ज रखना है ताकि पूरा तीनों चार्ज बराबर बैलेंस हो जाए। लो भैया ये लो, ऐसे बना लो, ये हो गया इसका सेंट्रॉइड। यहां पे हमें चार्ज रखना है, भाई इसकी गणित समझनी है, कहानी समझनी है कुछ भी नहीं। कहानी क्या है पहले वो समझेंगे। यहां पे एक चार्ज रखना है, मान लिया मैंने यहां पे चार्ज रखा Q, जो बैलेंस करेगा। बैलेंस कैसे होगा वो समझो। देखो पहला ये है, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, कितना लगाएगा देखते हैं। ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, मान लिया F1 लगाया। ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगाएगा, इधर कितना लगाया, F1 लगाएगा। दोनों फोर्स बराबर होंगे। क्यों बराबर हुए बताओ, बराबर क्यों हुए, क्योंकि दोनों के बीच में चार्ज सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। अब फोर्स दो ही चीज में डिपेंड करता है, चार्ज और डिस्टेंस पे। मीडियम तो वही है यार, सीधी लाइन बनाना था इसलिए मैंने हटाया था इसको, F1। मतलब क्लियर है कि इस चार्ज पे दो फोर्स लगे, एक इधर लगा और एक इधर लगा। तो अब ये चार्ज जाएगा किधर, तो ये चार्ज भाई साहब ऊपर जाएगा। बोलो जाएगा कितना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे जो भी आए, हमने F' मान लिया। एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो फोर्स ऊपर लगेगा रिजल्टेंट, मतलब ये चार्ज ऊपर की तरफ जाएगा। हम चाहते हैं बैलेंस हो जाए, तो जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना फोर्स अगर मैं नीचे लगा दूं इधर, मतलब ये वाला चार्ज इतने फोर्स से नीचे इसको खींचे, तो भाई ये बैलेंस हो जाएगा, यहाँ वाला चार्ज यानी कि Q खत्म हो गया। ये कहानी है इसकी, सॉल्व करना रह गया है। प्रोसीजर क्या था भाई, इसने इस पे फोर्स लगाया इधर लगाया, इसने फोर्स लगाया इधर लगाया, मतलब ये वाला चार्ज जाएगा कि इधर ऊपर जाएगा। तो मान लो अगर 10 न्यूटन फोर्स से ऊपर जा रहा है, तो अगर 10 न्यूटन से मैं उसको नीचे खींच लूं तो कहीं नहीं जाएगा। 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं, 10 से ज्यादा लगाओगे नीचे आ जाएगा। जितना फोर्स ऊपर लग रहा उतना नीचे लगा दो, खत्म, वो बैलेंस हो जाएगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा। अब हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो यहां सॉल्व करने के लिए पहले फोर्स निकाल लो, F1 की वैल्यू। तो फोर्स बिटवीन Q एंड Q, ये दोनों के बीच में, या A और B भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका नाम दिया मैंने F1। फॉर्मूला क्या आएगा, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस, यही आएगा Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। अब ये दोनों
एक फोर्स इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच का ये एंगल कितना होगा भाई? दो फोर्स लगे ना, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ? तो ये एंगल देख लेते हैं। तो ये भाई साहब 60 इक्विलेटरल है, 60 है तो 60 है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री पे अगर दो फोर्स लगते हैं, दोनों सिमिलर हो, तो जो रिजल्टेंट आता है वो कितना आता है? √3f आता है फिलहाल तो यहां, लेकिन हम सॉल्व करेंगे रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन F1 and F1 placed at 60 डिग्री इज, दोनों की बात कर रहे हैं। तो कितना आया? F डैश लिया हमने, फॉर्मूला होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। F1 नाम दिया है हमने, रिजल्टेंट F डैश आया है, ये दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है ये वाला। वैसे तो डायरेक्ट F√3 आता है, बट हमें 12th क्लास के हिसाब से बताना है, तो उसके हिसाब से देखते हैं। तो ये दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया? 2f1² प्लस 2f1² cos 60 हमारा होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, ये f1² इसमें ऐड हो गया, तो ये हो गया 3f1², मतलब ये बचेगा √3f1। बोला था मैंने पहले ही, यही आएगा। कितना है? √3 टाइम्स आता है, डायरेक्ट ध्यान रखो। तो ये आ गया भैया, शॉर्टकट मेथड है ध्यान रखने के लिए। तो √3f1 मतलब ऊपर जो फोर्स लगेगा √3f1, f1 की वैल्यू ये है, उतना फोर्स नीचे लगा दो, तो फोर्स इनके बीच में। तो अगली लाइन पे मैं क्या लिखूंगा? फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए F डैश की जो वैल्यू है, F डैश का मतलब क्या हुआ? ये वाला फोर्स जो है, ये वाला ऊपर, उतना फोर्स इन दोनों के बीच में लगे, तो लिख देते फोर्स बिटवीन A एंड O, इसका नाम O दे देते, फोर्स बिटवीन चार्ज A एंड O, फोर्स बिटवीन चार्ज एट A एंड O। ये लो भाई, अब F डैश की वैल्यू क्या थे? √3, F1 की वैल्यू थे K, Q1 Q2 बाई R², यही था। F डैश इक्वल टू √3 F1 आया था, F1 की वैल्यू ये थी। अब इनके बीच का जो फोर्स है कितना होगा? K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस। अब देखो Q1 Q2 ये तो हो गया, अब ये डिस्टेंस का क्या करें? अब ये डिस्टेंस कितनी होगी जानना है, तो डिस्टेंस ला सकते हो आप आराम से भाई। डिस्टेंस कौन सी है? ये लानी है। ये डिस्टेंस कितनी होगी भाई? ये 90 डिग्री होगा, 90 सही है, ये 30 डिग्री होगा, समझना। ये मैं इसको ट्रेंगल से सॉल्व कर लूंगा, है ना, लिख दूंगा ये पूरा क्लियर। तो हमें ये ट्रेंगल की बात करनी है और ये लाना है। ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हुआ 90 के सामने वाला, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, तो ये बेस हुआ, मतलब ये ट्रेंगल बना। हमें ये लाना है, कैसे लाएं? तो यहाँ पर हमें ये 30 डिग्री है, तो हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन, हाइपोटेनस और बेस में रिलेशन। तो हाइपोटेनस क्या होता है और बेस क्या होता है? कॉस एंगल लगा दो, कॉस एंगल में आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ इसका नाम, यहाँ साइड में लिख देता हूँ, इस एंगल को मेंशन कर लेंगे, इसका नाम दे देता हूँ मैं ABC दिया, इसका D दे देते हैं। तो ये नाम देते हैं इन ट्रेंगल ADO। यहाँ साइड में ये डिस्टेंस, इसको मैं डिस्टेंस x दे देता हूँ, और यहाँ लिख लेता हूँ इन ट्रेंगल ADO। देखो इस डिस्टेंस को मैंने x नाम दे दिया, ठीक है, x नाम दे दिया। अब ADO वाले में आ जाओ, तो यहाँ cos 30 लगा दो। क्या लगा दो? cos 30। बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है भाई साहब, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसके सामने परपेंडिकुलर इसका बेस क्या होगा? पूरी L थी तो ये इतना L/2 आएगा, तो L/2 लिख दिया, L/2 अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा? हाइपोटेनस होगा ये डिस्टेंस जो पता नहीं है, x लिख दिया। x की वैल्यू लिया, x इक्वल टू क्या है? L/2 cos 30, यानी x वैल्यू आ गई L/2, cos 30 होता है हमारा √3/2, 2 से 2 कट कर दो, ये आ गए L/√3, x की वैल्यू आ गई L/√3।
तो यहाँ x की जगह वैल्यू रख देंगे, तो √3k। ये पेपर में आ सकता है, फाइनल ईयर के एग्जाम में आया भी है और आ भी सकता है। x की वैल्यू कितनी है, L/√3, तो L²/3 लिख दें, स्क्वायर था ना, बराबर है। अब यहाँ इसको सॉल्व कर, L² से L² कट हो गया, 3 भाई साहब ऊपर आ गया, k से k कट हो गया, q से q कट हो गया, संभाल के लिखेंगे, √3 बचा, यहाँ एक q बचा, बराबर ये 3 ऊपर आ गया और कैपिटल Q बचा। लाना कैपिटल Q की वैल्यू थी, तो कैपिटल Q को मैंने क्या लिखा, √3q/3। इसको मैं ऐसे, इसको √3 दो बार लिख सकता हूँ, इसको 3 को क्या लिख सकता है, √3 इंटू √3, तो एक √3 से √3 कट हो गया, q/√3 आया। एक चीज और ध्यान रखो, साइन, क्या ध्यान रखो, साइन। भाई साहब एक बात बताओ, ये वाला चार्ज इसको क्यों खींचेगा, ये वाला इसको क्यों पुल करेगा, क्यों, क्योंकि अगर इसका चार्ज नेगेटिव, ये प्लस में है, ये माइनस में कर दो, माइनस होगा तभी तो पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये वाला जो साइन होगा, तो ये ध्यान रखना, इसके बाद लिख लेना, साइन ऑफ कैपिटल Q इज नेगेटिव। इस चीज का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। या तो इसके समय लिखते समय ऐसा लिख सकते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन A एंड O, तब भी चलेगा। लिख देता हूं मैं, आप लोगों को और अच्छा समझ आएगा। तो मैंने लिख दिया इसको, F' इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स का मतलब हो जाएगा, साइन की बात हो रही है तो हम यहाँ माइनस, यानी कि जो आएगा चार्ज वो आएगा माइनस ऑफ Q/√3, मतलब इस जगह जो चार्ज आएगा, इस जगह वो क्या आएगा, कैपिटल Q इक्वल टू माइनस Q/√3। तो ये एक पैटर्न है, इंपॉर्टेंट पैटर्न है। इस पैटर्न को सिर्फ समझो, सिर्फ मैंने जो डायग्राम में बताया ना वो आपको समझना है, कैलकुलेशन तो हो जाएगी, कैलकुलेशन का लोड नहीं, एक बार प्रैक्टिस करोगे फटाक से हो जाएगा, लेकिन प्रोसीजर समझो कि ऐसा क्यों किया गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, अगले पे आ जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फील्ड का मतलब होता है एरिया, फील्ड का क्या मतलब है, एरिया। हमारे पास 50 खेत है, तो हमारे पास 50 खेत मतलब इतने बीघे जमीन है, मतलब इतना एरिया मेरा है, दैट इज द फील्ड। अब ये फील्ड तो मेरी थी, वैसे इलेक्ट्रॉन की अगर फील्ड हो, इलेक्ट्रॉन की या चार्ज की अगर कोई फील्ड हो, चार्ज की फील्ड का क्या मतलब हुआ, अब चार्ज क्या करेगा फील्ड बना के भाई, तो चार्ज की फील्ड का मतलब हुआ कि अगर कहीं चार्ज रखोगे तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया तक वो फोर्स लगाएगा। एक भाई मैंने 2 चार्ज रख दिए, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया तक क्या करेगा, फोर्स लगाएगा किसी दूसरे चार्ज पे, अगर वो आया तो उतने एरिया को हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब मान लेता हूं मैं यहाँ पे एक चार्ज मैंने रखा, कौन सा रखा, Q रखा। अब ये चार्ज क्या कर रहा, इतने एरिया तक ये फोर्स लगा रहा, कैसे पता है इतने एरिया तक फोर्स लगा रहा, उसको पता कर सकते हैं, कैसे भाई, दिखता नहीं, हाइपोथेटिकल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें दिखे, इमेजिनरी रहता है एरिया, एग्जिस्ट करता है बट हमें दिखेगा नहीं, तो कैसे पता चलेगा। मैंने क्या करा, एक चार्ज लिया स्मॉल Q0, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज या प्रैक्टिकल चार्ज। मैंने Q0 लिया, इसको यहां पे रखा, कोई फोर्स नहीं लगा, मैं इसको उठा के यहां ले आया, अब देखा अभी फोर्स नहीं लगा, मैं इसको उठा के यहां लाया, जैसे यहां लाया इसने इस पे फोर्स लगाया, जैसे इस चार्ज को मैं यहां पे लाया, इसने इस पे क्या लगाया, फोर्स लगाया बाहर की तरफ, मतलब यहां पे कुछ है, तो मैंने वहां पे एक डॉट बना दिया, इसी चार्ज को मैं इस डायरेक्शन से लेके गया, यहां रखा कुछ नहीं हुआ, यहां रखा कुछ नहीं, जैसे यहां रखा इसने फिर से फोर्स लगाया, मतलब यहां पे कुछ है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे पूरा एरिया बनता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज। स्टेटमेंट अगर देखें तो बोल सकते हैं द एरिया सराउंड अ सोर्स चार्ज, इस क्यू को बोलते हैं हम लोग सोर्स चार्ज, क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज, और छोटा Q0 को बोलते हैं टेस्ट चार्ज या प्रैक्टिकल चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है।
तो यहां पर अगर देखें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, द एरिया अराउंड अ सोर्स चार्ज at which it can exert force on test charge किसी सोर्स चार्ज के आसपास का इतना एरिया जहां तक ये फोर्स लगाए, किस पे? टेस्ट चार्ज या प्रैक्टिकल चार्ज। टेस्ट चार्ज या प्रैक्टिकल चार्ज क्या होता है? बहुत स्मॉल चार्ज होता है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम जीरो मानते हैं। हम ये मानते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना रहा, मानते हैं, इसलिए ई ले लेते हैं, छोटा वाला ई, दैट इज स्मॉलेस्ट चार्ज। ठीक है, उसे टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया, किसी भी चार्ज के आसपास का उतना एरिया जहां तक ये चार्ज उसमें फोर्स लगाए। फोर्स लगेगा किसमें? जो चार्ज फील्ड में आएगा। लगाएगा कौन? जो चार्ज फील्ड बना रहा था। ठीक। अच्छा, एक फॉर्मूला इसका और आएगा, ये और आएगा, E इक्वल टू पोटेंशियल बाय लेंथ। अगर इलेक्ट्रिक सर्किट में बनाएंगे, सर्किट की बात करेंगे, तो कोई वायर है मान लो लगा हुआ है, तो उसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ, और जो पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यहां से अगर यूनिट देखें तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। यहां से यूनिट देखें तो पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, और चार्ज की यूनिट, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद डायरेक्शन, इसने फोर्स लगाया एक डायरेक्शन में, मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा स्पीड से चलना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट करा है ना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। एक्चुअल में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हैं, ये आगे आएगा अभी। प्लस चार्ज से फील्ड लाइंस किधर जाएंगी? बाहर। और माइनस चार्ज से फील्ड लाइंस किधर आएंगी? अंदर। प्लस चार्ज का मतलब पॉजिटिव बंदा होगा, पॉजिटिव, जो पॉजिटिव सोचता होगा तो वो कॉमन सी बात अपने विचार, अपने थॉट्स लोगों को देगा, और जो नेगेटिव होगा वो थॉट्स लेगा। ये समझने के लिए है, ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल नेगेटिव होगा। कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं तो उनको किसी अच्छे थॉट्स की जरूरत पड़ती है। तो ये मान जो पॉजिटिव वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, जो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज प्लस चार्ज से माइनस चार्ज। ये याद रखने के लिए ट्रिक बताता हूं मैं कि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगी, नेगेटिव है तो अंदर आएगी, तो प्लस से माइनस रहेगी इसकी डायरेक्शन। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ठीक है, डेफिनेशन हो गई, यूनिट हो गई, डायरेक्शन हो गई। अब आगे देखते हैं। ड्यू टू पॉइंट चार्ज के पहले मैं एक और चीज बताऊंगा, यहीं बता देता हूं साइड में, यहां बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई चार्ज आता, मैं लाइन लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट एक्चुअल में इसलिए, तो ये लिख लेते हैं, फोर्स ऑन चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, Q0 प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज F इक्वल टू QE। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्चुअल में ये यूज होगा हर जगह। जब कभी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा हो, उसमें कितना फोर्स लगेगा? Q इंटू E, जो चार्ज है वो और जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का मल्टीप्लाई, उतना फोर्स लगेगा। तो इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा एक और चीज, मान लो अगर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता तो किधर जाता? तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने क्या बताई? प्लस से माइनस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। मान लो यहां मैंने प्लस चार्ज रख दिया और एक माइनस चार्ज रख दिया, कॉमन सी बात है, प्लस वाला किधर जाएगा? माइनस की तरफ, नेगेटिव, और माइनस वाला किधर जाएगा? प्लस की तरफ। मतलब पॉजिटिव इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रहेगा ये। ठीक है, चलिए, तो नॉर्मल सा था। अब एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं,
और इसके आगे का लेक्चर आगे कल देखेंगे। फिलहाल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मान लो आपके पास एक चार्ज दिया है और कोई पूछे बताओ इसके थ्रू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही, कहां पे, यहां पे, बताओ भाई। इसका यूज बहुत आएगा, इसका डेरिवेशन कभी नहीं आएगा, फॉर्मूला है छोटा सा। इस चार्ज से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। मैंने यहाँ चार्ज रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन, बोला बताओ वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कैसे बताओगे? तो भाई ऐसा कोई फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं जिससे आए। तो मैंने सपोज करा कि यहाँ एक चार्ज रखा है Q0, तो यहां लिख लेते हैं, लेट अ चार्ज Q0 is placed at point P, then force between Q and Q0 is, जैसे ही यहां एक चार्ज रखेंगे दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स। कौन सा, कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो कूलम फोर्स था, क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर, यही होता है। Q0 को डिवाइड कर दो इसमें, तो F बाय Q0 हो गया, क्या आया, K Q बाय R स्क्वायर। क्यों डिवाइड करा भाई, फोर्स जो लगेगा किस पे लगेगा, Q0 पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, K Q बाय R स्क्वायर। सीधा सा डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसमें ग्राफ भी ध्यान रखेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस पे अगर ग्राफ बनाए तो दोनों कैसे, इनवर्सली, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस जितना बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग पैराबोला। आपको इस टॉपिक में से भी ये ध्यान रखना है, और एक ग्राफ, ये ध्यान रखना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, एक्सिस में कितना है, इक्वाटोरियल में कितना है, उस समय ये यूज आएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकता हूँ, देखता हूँ क्या चल रहा है।